हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा खिलजी वंश। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। जिसने भी ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाकर दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री और दरोगा के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। इसका राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी किलूगढ़ी के महल में करवाया गया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छाजू के विद्रोह को दबाने के महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनी बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। और उसने द्वितीय सिकंदर सानी को अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों के सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। दूसरा अध्यादेश में क्या था? गुप्तचर विभाग का गठन करना। तीसरा अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दिया गया। चौथा अध्यादेश सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधी संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था। परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव
युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायरान की उपाधि दी। रामचंद्र देव को क्या चीज का उपाधि दिया गया? रायरान का। और किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इससे 1000 दिनार में अलाउद्दीन ने खरीदा था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। यानी जो पहले खुद मुकद्दम और चौधरी लगान को वसूल करते थे, उसे सारा अधिकार छीन लिया और उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके पास जितने भी विशेषाधिकार दिया हुआ था, वो सारा अधिकार को छीन लिया गया। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार, बलाहार, साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन या वक्फ धर्मार्थ द्वारा यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि यानी कहीं भी पूजा अनुष्ठान किया जाता था तो उसके लिए जो दान यानी भूमि दान दिया जाता था, वो सभी वापस ले लिया गया, आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चय किया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काबुल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसने मलिक को क्या नियुक्त किया? मलिक काबुल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इस बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देने बताता है। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा दूसरा कर था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। यानी 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोल के जो बीच सीमा था वो क्या था? रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार कर लिया था, लेकिन सामना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल लाह आदि उपाधियां धारण की। जिसके बाद स्वार्थ आयोग था। नासिरुद्दीन खुसर
खुसरब शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में का नारा दिया। अब देखते हैं एमसीक्यू इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी था, जो एक नया धर्म चलाना चाहता, लेकिन उसे उलेमा लोगों ने मना किया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल उल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? यानी वो कौन था जो सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ये था कौन? जफर खां। जब अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी का पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। संभवतः इसी का आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये सही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण की तरफ अभियान किया था वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए किया गया था। यह दक्षिणी राजाओं को कब्जे में करना चाहता था। ये गलत है। ये दक्षिण के राजाओं को कब्जे में नहीं करना चाहता था। देख लेते हैं नीचे। डॉक्टर के.एल. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा की। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही था। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ये सत्य है और आर गलत है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये कौन था? रामचंद्र देव था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था देवगिरी पर, उस समय यहाँ का राजा कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा।
राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब कूट दिया हुआ है नीचे, अब उसे मिलाना है। सूची 1, सूची 2 में रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, देवगिरी, गुजरात। और सूची 2 में कर्णदेव, राजा राजा राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह। ये रणथंभौर का हो जाएगा हमीर देव, यहाँ के शासक हमीर देव थे। चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा राणा रतन सिंह। देवगिरी का हो जाएगा राजा राय रामचंद्र और गुजरात के हो जाएगा कर्णदेव, यहाँ के शासक थे। रणथंभौर का हमीर देव, चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा राय रामचंद्र, गुजरात का कर्णदेव। तब इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। इसमें फिगर दिया हुआ है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और इसमें मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग को अनुसरण करते हुए सैन्य अभियानों के किसने क्या था? तो ये क्या था किसने? मलिक काफूर ने। दक्षिण भारत की तरफ अपना सैन्य अभियान मलिक काफूर ने किया था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ये था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम और इंदिरात पेंशन और वक़्फ़ धर्म प्राप्ति भूमि आदि के रूप में मिली थी। वह फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? एवं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे भूमि पे लगाया था 50%। ये सिर्फ कृष्णा और गोदावरी के द्वाब पे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर जिसे घड़ी कर भी कहा जाता है, चराई कर जो दुधारू पशु से लिया जाता था। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही ये भी है। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था? ये था यानी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ये भी दोनों हो जाएगा, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नफाई के आधार पर राजस्व के रूप में दावा किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भूमि राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज के आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने
राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। देख लेते हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये तो गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, ये सही है। हानि हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3 इधर नहीं है, 1 और 3 सी में है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तकराज की स्थापना की। यानी दीवान मुस्तकराज की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद, मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार, बलाहार, साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ये में पहले क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये तो सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। इसमें हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की थी। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उनके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की समान स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इस बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः यह कथन सही नहीं है, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। किस मुस्लिम बादशाहों ने में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को लागू कर पहली बार लागू किया था? तो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। यानी किसके समय किया गया था लागू? बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसी को मूल नियंत्रण भी पद्धति भी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इससे पहले अस्थायी सेना कोई नहीं रखता था और उसे नगद वेतन भी नहीं देता था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक थी। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन दिया जाता तो वह राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता।
अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर से बाजार कीमतों की निर्धारित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे। राइट आंसर हो जाएगा बहुत सफलता प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर निरंकुश लगाने के लिए इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक काबुल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उनको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी? ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। घड़ी और अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों से पर लगाया जाता था, तथा दूसरा चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ये था रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में बेग कब के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिस रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था तथा रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को सुव्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इकाइयों में भी सेनाओं की टुकड़ियां तैनात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्गमों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देवगिरी कमलानी एक तरफ रियासत दिया हुआ है, एक तरफ शासक दिया हुआ है। देवगिरी का शंकर देव है, सही है। बारंगल का रुद्र प्रताप देव द्वितीय था, एक गलत हो जाएगा। होयसल का वीर बल्लाल है, मदुरा का वीर पांड्य है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? राइट आंसर मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था।
बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल ला की उपाधि धारण की। खिलजी वंश समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।